मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा सामाजिक विज्ञान में हम लोग इतिहास की चैप्टर का लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे वैसे इस चैप्टर का जो है फर्स्ट चैप्टर आपके इतिहास में, जिसमें यूरोप और भारत में आधुनिक संस्कृति का उदय है। ठीक है, इस चैप्टर का जो है सेकेंड लेक्चर अटेंड करेंगे आज। तो देखिए यहाँ पे 6.2.2 में यूरोप में मानववाद अर्थात ह्यूमैनिज्म। सन 1300 के आसपास जो यूरोप के विद्वान पुरानी लैटिन और ग्रीक भाषा की पुस्तकों के अध्ययन में रुचि लेने लगे। वे बढ़ते व्यापार, शहरीकरण और उभरते राज्यों के कारण अपनी जो चुनौतियों पर विचार कर रहे थे तथा नए व्यवसायों और नौकरियों की संभावना का फायदा भी उठाना चाहते थे। तो 1300 के आसपास जो यूरोप के जो विद्वान जो थे, उन्होंने लैटिन और ग्रीक भाषा में जो है पुस्तकों का अध्ययन किया। साथ ही साथ जो था बढ़ते व्यापार और शहरीकरण, उभरते राज्यों के कारण उपजी जो चुनौतियों पर काफ़ी विचार, चिंतन, मनन करते रहे और नए व्यवसायों और नौकरियों की संभावना का फायदा उठाना चाहते रहे। लैटिन भाषा के विद्वान जो है इटली के फ्रांसिस्को पेट्रॉक, जो नीचे में आपको चित्र जो दिया हुआ है ये, तो लैटिन भाषा के विद्वान इटली के फ्रांसिस्को पेट्रॉक, जिसका जो जन्म जो था 1304 और उसकी जो मृत्यु जो था 1374 को हो गई, को मानविकी अध्ययन आंदोलन का जनक माना जाता है। वे इस बात से परेशान थी कि उनके समय के लोग भाषा का सही प्रयोग नहीं करते हैं। वे प्राचीन लैटिन साहित्य पढ़ने लगे ताकि वे समझ सके कि भाषा का सही उपयोग कैसे हो। प्राचीन पुस्तकों को पढ़ने से वे समझने लगे कि इनकी मदद से हम सही भाषा के अलावा अपनी बुद्धि को सही तरीके से सोचने और दुनिया को बेहतर समझने के लिए तैयार कर सकते हैं। पेट्रॉर्क जैसे लोगों के प्रयासों से 14वीं और 15वीं सदी में यूरोप में ग्रीक और लैटिन साहित्य का अध्ययन तेजी से फैला। मानववादियों का मानना था कि इससे युवाओं में सोचने के तरीके और औपचारिक पत्र लेखन, भाषण देना, किसी न्यायालय में पक्ष प्रस्तुत करना, व्यापार या राजनीतिक मकसद से बातचीत करना आदि व्यावहारिक कुशलताएं भी विकसित होंगी। अतः वे ऐसी शिक्षा देने के लिए शालाएं स्थापित करने लगे। इस काम में उन्हें जर्मन कारीगर गुटनबर्ग की सन 1439 में बनी छपाई प्रेस के आविष्कार से बहुत मदद मिली। जिसमें से एक किताब की सैकड़ों प्रतियां जो थी आसानी से तैयार की जा सकती थी। इसके फलस्वरूप नई पुरानी पुस्तकों की जो प्रतियां बहुत बड़ी मात्रा में दूर दूर तक पहुंच सकती थी। इससे विद्वानों के बीच संवाद और विचारों का आदान प्रदान बहुत ही सरल हो गया। एक रोचक बात यह है कि मानववादी विचारकों ने प्राचीन भाषाओं में रचे साहित्य के अध्ययन का तो महत्व दिया, लेकिन लेखन कार्य के लिए क्षेत्रीय भाषाओं जैसे इतालवी, जर्मन, अंग्रेजी, पोलिश और फ्रेंच को ही चुना। वे ऐसी भाषाओं का उपयोग करना चाहते थे जिसे जनसामान्य समझ सके। मानविकी अध्ययन और उससे पहले के मध्यकालीन अध्ययनों में क्या विशेष अंतर था? हमने ऊपर देखा था कि मध्यकालीन अध्ययन धार्मिक मामलों पर केंद्रित थे और कोई विद्वान यह हिम्मत नहीं कर सकता था कि वह चर्च के विचारों के विरुद्ध लिखे या बोले। लेकिन अब अध्ययन मनुष्य के आम जीवन से जुड़ी बातों जैसे नायक और नायिका के बीच प्रेम, राजनीतिक व्यवस्थाएं, आर्थिक जीवन के मुद्दे आदि पर केंद्रित होने लगे। बाद में कई विद्वान और वे भी जो चर्च पर आश्रित थे, चर्च की आलोचना करने से नहीं चूके। एग्जाम्पल के लिए अगर देखा जाए तो लॉरेंजो वल्ला नामक जो लैटिन भाषा के विद्वान ने सन 1435 में चर्च के कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों का अध्ययन करके ऐलान किया था कि वे जाली दस्तावेज हैं। इनमें वे दस्तावेज भी शामिल थे जिनके आधार पर रोमन कैथोलिक चर्च यह दावा करता था कि प्राचीन काल में रोमन सम्राटों ने की राजकीय अधिकार चर्च को दे रखे थे। हॉलैंड देश के एक और प्रसिद्ध जो मानववादी विद्वान इरास्मस, जिसका जन्म जो था 1466 और मृत्यु जो था 1536 में हुआ, ने प्रारंभिक यूनानी ईसाइयों के साहित्य और बाइबल के प्राचीन ग्रीक मूल पाठ का भी अध्ययन किया। उन्होंने यह दिखाया कि चर्च द्वारा किए गए बाइबल के लैटिन अनुवाद में बहुत सारी गलतियां हैं। इरास्मस ने चर्च की कई मान्यताओं को भी अंधविश्वासी बताया। इस विषय में उन्होंने
भूल की प्रशंसा नामक एक व्यंग्यात्मक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें चर्च के कई कर्मकांडों व विचारों की आलोचना की गई है। क्या महिलाएं भी इस तरह का अध्ययन करती थी? उन दिनों आमतौर पर पुरुषों को ही औपचारिक शिक्षा दी जाती थी। महिलाओं से अपेक्षा थी कि वे घर के कामकाज को संभालें, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी थी जिन्होंने इस सीमा को लांघा और ग्रीक व लैटिन साहित्य का अध्ययन किया और मानववादी लेखकों में अपना नाम दर्ज किया। ऐसी ही एक महिला थी कसांड्रा, ठीक है, कसांड्रा फेडेले, जिसका जन्म जो था 1465 और उसकी जो मृत्यु जो था 1558 में हो गया। फेडेले ने आग्रह किया कि महिलाओं को भी इस तरह के साहित्यिक अध्ययन में भाग लेना चाहिए। उन दिनों वेनिस एक गणतंत्र था, लेकिन उसमें महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। फेडेले ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि इससे स्वतंत्रता और लोकतंत्र सीमित होता है और पुरुषों की इच्छाओं को प्राथमिकता मिलती है। एक तरह से यह पुरुष प्रधान व्यवस्था की शुरुआती आलोचना थी। इससे आने वाले समय में नारीवादी विचारों के उभरने का रास्ता खुला। यह है यूरोप में जो है मानववाद। अब आगे यहाँ पे लिखेंगे हम लोग भारत में। तो हमने देखा था कि भारत में भी संस्कृत, फारसी, अरबी आदि साहित्य का अध्ययन और अनुवाद जोरों से चल रहा था। इसमें न केवल मुगल बादशाह बल्कि छोटी छोटी रियासतों के शासक भी पल कर थे। इस काल में मुंशी और मुनिमों का काफ़ी महत्व था। वे शिक्षित थे और उनके बिना शासन नहीं चल सकता था। इन लोगों ने मुगल काल के बारे में कई ग्रंथ रचे, जिनमें हम उनकी विवेचनात्मक और विश्लेषण की क्षमता देख सकते हैं। मुगल कालीन मध्यम वर्ग की ओर की एक और विशेषता यह थी कि वह एक मिलीजुली संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती थी, जो भारतीय और मध्य एशियाई तत्वों से बनी थी। वे इन सभी धाराओं से अपनी प्रेरणा लेते थे और उनका दैनिक जीवन इन सब से प्रभावित था। यही नहीं, वे राजाओं पर आश्रित होने पर भी उनकी जो स्वतंत्र रूप से आलोचना कर सकते थे। उदाहरण के लिए कई मुंशी अपनी पुस्तकों में औरंगजेब की असहिष्णु नीतियों की आलोचना करते थे। भारत और यूरोप की बौद्धिक व्यवस्थाओं में एक महत्वपूर्ण अंतर यह था कि भारत में छपाई प्रेस का उपयोग न के बराबर हो रहा था। फिर देखिए आप 6.2.3 में कला और कला बोलते हैं एक नया दौर। सन 1300 के बाद भारत सहित कई देशों में कला की एक नई लहर चली। भारत में सबसे महत्वपूर्ण असर जो था वास्तुकला पर देखा जा सकता है। तुर्कों के आगमन से कई नई तकनीकों जैसे भवन निर्माण में मेहराब और गुंबद का व्यापक उपयोग होने लगा। ये तकनीकी मूलतः प्राचीन यूनान और रोम में विकसित हुई थी। जब इनका इस्लामी देशों में इसका उपयोग हुआ तो इन्हें एक नया स्वरूप मिला जो इस्लामी धार्मिक सोच को प्रकट करता था। जब इस्लामी गुंबद और मेहराब भारत में बनाए जाने लगे तो इनका मेल जोल पूर्व मध्यकालीन मंदिर वास्तुकला के तरीकों के साथ हुआ। फलस्वरूप एक नई मध्यकालीन भारतीय वास्तुकला विकसित हुई, जिसे हिंदू और मुसलमान दोनों शासकों ने अपनाया। यहाँ नीचे इस परिवर्तन के कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, जिनकी मदद से हम इस बात को समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे चित्र 6.3 में दिया गया है एक यूनानी मंदिर। ये आपके यूनानी मंदिर है, ठीक है। फिर बगल में देखिए 6.4 में जो है सन 1054 में बना खजुराहो का कंदलिया महादेव मंदिर। यहाँ पे इनके विश्लेषण दिया गया है कि मध्यकालीन भारतीय मंदिरों में केवल खंभों और बीमों का उपयोग करते हुए अति विशाल और ऊंचे भवनों का निर्माण किया गया। यहाँ हम खजुराहो मंदिर का चित्र 6.4 में मतलब 6.4 में देख सकते हैं, जिसमें इस बात की पुष्टि होती है कि यह मंदिर लगभग 1000 साल पुराना है। इसे हम मंदिर निर्माण कला का एक उत्तम उदाहरण मान सकते हैं। इसमें एक अत्यंत जटिल आकृति सैकड़ों छोटे मंदिर शिखरों को मिलाकर बनाई गई है। फिर आपका है फ्रांस के पेरिस में बना नॉत्र-डेम गिरजाघर। रोचक बात यह है कि उत्तरी यूरोप में भी जटिल आकृति वाले गिरजाघर 12वीं सदी से बनने लगे। इस शैली को गॉथिक शैली कहते हैं। इसका एक नमूना पेरिस नगर का प्रसिद्ध नॉत्र-डेम गिरजाघर है। आज से 2000 साल पहले
रोमन साम्राज्य में छत के वजन को उठाने के लिए मेहराबों का भी उपयोग होने लगा था। चित्र 6 में देखिए यहाँ पे मेहराबों की मदद से गुंबदों को भी निर्माण होने लगा था। आगे हम एक रोमन गुंबद रथियंस देख सकते हैं। अंदर से देखने में वो बहुत भव्य लगता है। ये आपका पैंथियंस अंदर के जो दृश्य है। बाहर से प्रभावी गुंबद इस्लामी वास्तुकला की देन है। देखिए तो यहाँ पे यरूशलेम में सन 691 में बना गुंबद डोम ऑफ द रॉक का चित्र है। इसमें हम देख सकते हैं कि मेहराबों से सजे भवन पर शानदार ऊंचा गुंबद कितना प्रभावशाली दिख रहा है। भारत में इस शैली के साथ भारतीय मंदिर वास्तुकला का भी सुंदर चित्रण हुआ है, जिसके विभिन्न रूप हम विजयनगर के लोटस महल, फतेहपुर सिकरी के राजमहल आदि में देख सकते हैं। गुंबद और मेहराब का नया और अद्वितीय स्वरूप ताजमहल है। ठीक है, ताजमहल की गुंबद और मेहराब में भारतीय नक्काशी व डिज़ाइन का समावेश है। एग्जाम्पल के लिए गुंबद की शीर्ष पर बना विशाल उल्टा कमल का फूल, उसमें निकली कलसावली और गुंबद गुद गुलाई के साथ एक गेंद का आभास देता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर को बेटा यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट आगे हम लोग जो हमारी भारतीय संस्कृति या विश्व संस्कृति के अंतर्गत जो विरासत या पुराने जो मंदिर मस्जिद बिल्डिंग जो बना हुआ है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ओके, दैट्स ऑल, गुड डे।